अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू वकालत। आज का लीगल टॉपिक इस चीज़ से रिलेटेड है कि अगर कोई शख्स किसी को चेक देता है और वो चेक डिसऑनर हो जाता है तो मुद्दई जो है वो उस चेक को किस तरीके से क्रिमिनल कार्रवाई में बदल सकता है, उसके पास क्या क्या ऑप्शन हैं। और अगर वो मुलजम की साइड से हम अगर बात करें तो मुलजम के पास जो है वो इसमें क्या क्या लीगल राइट्स जो है वो अवेलेबल है। अपनी वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा मेरे फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि लीगल एडवाइस इसी तरह मैं आपके डोर स्टेप तक पहुंचाता रहूँ। अब आ जाते हैं अपने सर टॉपिक की तरफ कि अगर कोई शख्स किसी को चेक देता है और वो चेक जो है वो डिसऑनर हो जाता है और वो कैश नहीं होता, तो जो मुद्दई है वो जब डिसऑनर स्लिप देखता है तो उस पर पता लगता है जी कि इसमें पैसे ही नहीं थे मुलजम के और उसने मुझे जो है वो चेक दिया है, तो उसको एफआईआर दर्ज करवाने से पहले एक चीज़ को जहन में रख लेना चाहिए कि जो 499F जुर्म है, 489F जो कि चेक डिसऑनर होने पे क्रिमिनल कार्रवाई बनती है, वो सिर्फ उसी सूरत में प्लॉजिबल होगी जब तक कि वो जो उसको चेक दिया गया है वो किसी फुलफिलमेंट ऑफ एन ऑब्लिगेशन में ना हो और वो डिसऑनेस्टली ना हो। यानी कि अगर किसी शख्स ने उधार लिया हुआ रीपेमेंट ऑफ लोन है उसके अंदर वो फॉल कर रहा है, वो पेमेंट दी गई है और चेक इशू किया गया लेकिन वो कैश नहीं हुआ, या उसमें जो है उसने कोई फुलफिलमेंट ऑफ एन ऑब्लिगेशन करना था, यानी उसकी कोई जिम्मेदारी थी लेकिन उसने जो है वो जिम्मेदारी पूरी ना की और उसमें जो है वो उसका चेक जो है वो डिसऑनर हो गया, तो इस सूरत में जो है वो उसके खिलाफ वो 489F के अंडर जो एफआईआर करवा सकता है। 489F की जो एफआईआर है उसका जो जुर्म है वो पनिशेबल अप टू 3 ईयर्स है। 3 साल तक की इसमें सजा हो सकती है इर्रिस्पेक्टिव ऑफ चेक की अमाउंट कि वो 10,000 का चेक था या 10 करोड़ का चेक था। अगर वो डिसऑनर हो गया है तो उसमें जो है वो ट्रायल के अंदर अगर वो ये बात साबित हो जाती है कि उनमें कोई बिजनेस रिलेशनशिप नहीं था पार्टीज़ में और जो चेक दिया गया था वो फुलफिलमेंट ऑफ एन ऑब्लिगेशन के लिए दिया गया था या रीपेमेंट ऑफ लोन के लिए दिया गया था। और इसमें जो तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि ये जो चेक जारी किया जा रहा है वो डिसऑनेस्टली से किया जाए, यानी कि जो शख्स जो है वो चेक इशू कर रहा है उसको ये बात पता हो कि मेरे अकाउंट में पैसे नहीं हैं या ये चेक जो है वो कैश नहीं होगा, लेकिन उसके बावजूद वो चेक इशू करे डिसऑनेस्टली से अपनी ऑब्लिगेशन की फुलफिलमेंट में या रीपेमेंट ऑफ लोन की मद में वो इशू करता है जानते हुए कि उसके अकाउंट में पैसे नहीं है और वो चेक जो है प्रेजेंटेशन पे डिसऑनर हो जाता है, तो उसको जो है 489F की एफआईआर जो है वो फेस करनी पड़ेगी। जो 489 की एफआईआर है ये एसपी के ऑर्डर से होती है। एसएचओ को जब आप दरख्वास्त देते हैं वो स्टेट अवे उसको एफआईआर नहीं करते हैं, वो डीएसपी के पास जाता है, डीएसपी से फिर एसपी के पास जाती है रिपोर्ट और एसपी जो है वो दोनों फ्री कैन को सुनने के बाद अगर उसको ये लग जाए कि चेक जो है वो डिसऑनेस्टली से जारी किया गया है, रीपेमेंट ऑफ लोन के लिए किया गया है, फुलफिलमेंट ऑफ एन ऑब्लिगेशन के लिए किया गया, तो वो उसमें एफआईआर रजिस्टर करवाने का ऑर्डर दे देता है और उसके बाद वो एफआईआर हो जाती है। अब इसमें ये है कि जो मुलजम है उसको ये बेनिफिट होता है इसमें कि अगर उसका जो है वो चेक गारंटी का चेक है या उसमें उसने जो है वो साइन मैच नहीं हुए या उसने पोस्ट डेटेड चेक दिया था जिसमें कोई डेट नहीं थी मेंशन, बाद में जो है वो जल्दी की डेट डलवा के उसको चेक को प्रेजेंट कर लिया गया, या वो इस चीज़ पे एग्री हो जाता है कि ठीक है जी मेरे अकाउंट में आप पैसे मौजूद हैं, उस वक्त मौजूद ना थे, आप इसको जो है वो करवा लें इसको कैश, तो मेरी जो है वो अकाउंट से पेमेंट जो है वो डिडक्ट हो जाएगी। उस पर अगर मुद्दई एग्री करता है और पुलिस वालों को मुतमिन कर लेता है कि वो किसी कन्फ्यूजन का शिकार था उस वक्त, तो उस सूरत में जो है वो अगर चेक उसका कैश हो जाता है तो फिर उसमें 489F की एफआईआर जो है वो नहीं होगी। अब इसमें ये है कि मिसाल के तौर पर कोई शख्स इस चीज़ पर आ जाता है कि यार मैंने तो एफआईआर ही करवानी है और मुझे मेरी रकम भी वापस चाहिए, तो एफआईआर के जरिए रकम तो नहीं वापस लेगी, उसके साथ उसको ऑर्डर 37 का एक अलग से सिविल सूट फाइल करना पड़ेगा डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के पास, जो कि बेसिकली एडिशनल सेशन जज को मार्क होगा और वो वहाँ पे रिकवरी प्रोसीडिंग जो है वो अलग से जो है ना वो स्टार्ट हो जाएंगी और उसमें जो है वो रिकवरी जो है वो उसके ज़रिए होगी। तो इसमें भी फिर अगेन वही प्रिंसिपल है कि सिविल और क्रिमिनल कार्रवाई दोनों साथ साथ चल सकती हैं, दोनों कार्रवाई एक दूसरे को अफेक्ट नहीं करती हैं। अगर कोई शख्स चेक जारी करता है डिसऑनेस्टली से रीपेमेंट ऑफ लोन के लिए या फुलफिलमेंट ऑफ एन ऑब्लिगेशन के लिए, तो उस सूरत में जो है वो उसको एफआईआर फेस करनी पड़ेगी। ऑल्दो इसमें पोस्ट ट्रस्ट बेल में जो है ऐसा होता है कि चूंकि ये प्रोहिबिटरी क्लॉज में फॉल नहीं करता है और इसकी मैक्सिमम पनिशमेंट 3 ईयर्स है, तो इसमें जो है वो बेल के चांसेस ज़्यादा होते हैं सब्जेक्ट टू के उसकी अमाउंट कितनी है। अगर अमाउंट बहुत ज़्यादा एग्जॉर्बिटेंट हो, करोड़ हो, 2 करोड़ हो, 4 करोड़ इस तरह का कोई चेक हो, तो उसकी बेल इतनी जल्दी नहीं होती है, लेकिन अगर कोई 10-20 लाख का चेक हो तो वो मैजिस्ट्रियल कोर्ट से जो है वो बेल आउट हो जाता है, अगर ये ना हो तो मैक्सिमम सेशन कोर्ट से बेल आउट हो जाता है। जो मीडियम फंड्स आते हैं यानी कि 70-80 लाख का जो चेक है उसकी ऑनरेबल हाई कोर्ट जो है वो बेल ले लेती है इन ग्राउंड में, अगर केस फर्दर इंक्वायरी का बनता हो और उसमें जो है कोई बिजनेस ट्रांजेक्शन हो या उसमें कोई गारंटी का चेक हो किसी थर्ड पर्सन का हो या उसके सिग्नेचर स्टैंपर्ड हो जिससे इशुएंस ऑफ चेक जो है वो शकूक को सवाद में आता हो, तो उस सूरत में ऑनरेबल हाई कोर्ट जो है वो इसको बेल आउट कर लेते हैं। होप सो आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मेरे फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें
ताकि इसी तरह जो लीगल प्रपोजिशंस हैं मैं आपसे शेयर करता रहूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।